हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शर्मिष्ठा एंड दिस इज़ इंग्लिश विद शर्मिष्ठा। आज का वीडियो होने वाला है क्लास 12th के वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट्स के बारे में जो 4th सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं। एग्जाम ऑलमोस्ट आ ही गया है, तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पोएम्स के लिए। आप लोगों के सिलेबस में 3 पोएम्स है और तीनों पोएम्स में से तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लेके मैं इस वीडियो में आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले 3 क्वेश्चंस हॉक रूस्टिंग पोएम में से है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क हैज बीन अलॉटेड टू द हॉक। हॉक यानी कि बाज को कौन सा काम दिया गया था, मतलब प्रकृति ने उसको कौन सा काम दिया है। आंसर है द वर्क ऑफ किलिंग अदर बींग्स हैज बीन अलॉटेड टू द हॉक। तो बाज का ये कहना है कि दूसरे पशु पक्षियों को मारने का काम ही उसको दिया गया है। सिंस ही इज द मोस्ट पावरफुल, देयर इज नो क्वेश्चन which being has to be killed and which being has to be spared। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए उनको कोई प्रश्न करने वाला ही नहीं है कि कौन से जीव को मारना है और कौन से जीव को छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 2, what does the hawk mean by now I hold the creation in my foot। ये जो लाइन है कविता का कि मैंने अभी इस सृष्टि को अपने पैर के नीचे रखा है, इसका अर्थ क्या है, हॉक क्या कहना चाहता है। While the hawk sits on the topmost branch of a tall tree and looks down upon everything, he thinks that he is so superior to everyone and everything that the whole creation is in his control। जब बाज बैठा होता है एक ऊंचे से पेड़ की सबसे ऊपर की डाली पर और नीचे सब चीज़ को देखता है और सबको बहुत ही नीची निगाहों से देखता है, सबको बहुत निकृष्ट सोचता है, तब वो सोचता है कि इस सृष्टि में हर चीज़ हर जीव ही उसके कंट्रोल में है, उसके नियंत्रण में है। क्वेश्चन नंबर 3, What does the hawk symbolize? बाज किस चीज का प्रतीक है। Hawk is a bird of prey. Here the hawk symbolizes power and along with that a proud person who looks down upon everything and everyone other than himself। बाज एक शिकारी पक्षी है और वह प्रतीक है एक घमंडी इंसान का, जो व्यक्ति हर इंसान को हर चीज को अपने से नीचा ही समझता है, खुद को छोड़ के वो सबको निकृष्ट ही सोचता है। इसके अगले 3 क्वेश्चन है सोनेट 73 से। What picture of autumnal decay does the poet depict in the first quatrain of the sonnet 73? सोनेट नंबर 73 के पहले 4 लाइनों में कवि कौन सा चित्र प्रस्तुत करते हैं जो शरद ऋतु में प्रकृति में नष्ट होने का चित्र दिखाता है। इन द फर्स्ट क्वार्टरेन द पोएट डिपिक्ट्स द पिक्चर ऑफ late autumn when most of the leaves wither away, leaving the tree almost naked. The branches where the birds sang are now bare। इसमें शरद ऋतु का वो चित्र प्रस्तुत करते हैं कवि जब जाड़ा आने से पहले शरद ऋतु के अंत में सारे पत्ते, लगभग सारे पत्ते ही झड़ गए हैं और वो पेड़ लगभग बिना पत्तों के ही खड़ा हुआ है और जिन डालियों में पहले पक्षी चहचहाते थे वो डालियां एकदम खाली हैं। तो पहले 4 पंक्तियां इसी विषय में है। क्वेश्चन नंबर 5 उसी पोएम में से है। What is meant by death's second self? आंसर है death's second self refers to sleep, which happens when the day ends and everything goes to a temporary oblivion। मृत्यु का दूसरा स्वरूप death's second self, इसका मतलब है नींद। नींद जो दिन के अंत में आती है और दिन के अंत में जब सब कुछ खत्म हो जाता है और सब कुछ एक भुलावे में चला जाता है, इंसान थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाता है, उस समय को बताने के लिए डेथ सेकेंड सेल्फ इस फ्रेज का यूज किया है कवि ने। What does the concluding couplet of sonnet 73 say? सोनेट नंबर 73 के लास्ट 2 लाइन्स में क्या कहा गया है। The concluding couplet of the sonnet 73 says that the lover of the poet loves more strongly as the time will pass and everything will wither with time। मतलब आखिर के 2 लाइन इस सोनेट्स में कवि कहते हैं कि उनके जो प्रेमी है, उनके जो मित्र है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली और भी ज़्यादा मजबूती से वो प्रेम उनका और मजबूत हो जाता है जब उनको ये समझ में आता है कि समय बीत जाएगा और कुछ भी एक जैसा नहीं रहेगा, सब कुछ अंत हो जाएगा, समय के साथ सब खत्म हो जाएगा। ये सोच के उनके प्रेम की और भी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जोर मजबूती और बढ़ जाती है। द फाइनलिटी इन डेथ मेक्स लव स्ट्रॉन्गर। मृत्यु में सब कुछ का अंत हो जाएगा, ये सोचकर लव और उनका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आखिरी 2 क्वेश्चन द ग्रीन हाउस इफेक्ट में से है।
क्वेश्चन नंबर 7, वाई विल द प्लेन स्टेट्स बी अबांडन्ड? मतलब समतल राज्यों या समतल जगहों को छोड़कर लोग क्यों चले जाएंगे? ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर द प्लेन स्टेट्स विल बी टू हॉट एंड ड्राई। क्योंकि धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है तो जो राज्य है, जो समतल जगहों पर है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने लगेगा। डस्ट पार्टिकल्स विल फिल द एयर एंड दे विल नो लॉन्गर बी लिवेबल। धूल ही धूल हवा में भर जाएगी और वो सारे जगह रहने लायक नहीं रहेंगी। सो पीपल विल अबैंडन देम। इसलिए लोग उनको छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वाई विल द टिलेबल लैंड्स बी डियर? यहाँ पे डियर का अर्थ है और ज्यादा महंगा। खेती करने योग्य जमीन को टिलेबल लैंड्स कहा जा रहा है। क्यों खेती करने योग्य जमीन और ज्यादा महंगे हो जाएंगे? आंसर है, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट ऑफ द फार्म लैंड्स विल आइदर बिकम सबमर्ज्ड और बिकम टू ड्राई फॉर कल्टीवेशन। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ने के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप उस जगह पर जहाँ खेती की जाती है वैसी अधिकतर ज़मीनें या तो डूब जाएंगी, समुद्र के नीचे चली जाएंगी, नहीं तो वो इतनी सूखी हो जाएंगी कि वो खेती के योग्य बचेंगी ही नहीं। So the tillable lands will become very few and as a result very expensive. इसीलिए खेती योग्य ज़मीन बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और इसलिए उनका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो महंगे हो जाएंगे। So if you have viewed this video till now, अगर आपने इस वीडियो को अब तक देखा है, then you have got the most important 8 questions which carry 2 marks each. तो अगर आपने इस वीडियो को इस पॉइंट तक देखा है तो आपको सबसे महत्वपूर्ण 8 क्वेश्चन मिल गए हैं जिनमें 2-2 मार्क्स है। इन 8 क्वेश्चन को अगर पढ़ के आप समझ लेंगे तो आपके आने वाले 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो दैट इज़ ऑल फॉर माई वीडियो टुडे। कमिंग सून अगेन विथ अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। बाय फॉर नाउ।